अपना एक बार भी सारे सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। अभी सर मुझे सीजीएल 2024 से पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है। किस किस को आपने फॉलो किया, कैसे रिसोर्सेस आपने यूज किए? वहां से मुझे सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि एग्जाम में मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी चीजें कुछ अधूरी रह जाती हैं। मल्टीपल टाइम्स किया मैंने, आप ही ने बोला था कि सर पीडीएफ उसकी निकलवा लीजिए, तो मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस पहले की। मेरी ये आदत है कि सर मैं फोन पे पीडीएफ से सवाल नहीं लगा पाता था। अच्छा। तो इसीलिए मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया, और प्रिंट आउट एक बार किया मैंने तो मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप फंस जाते हैं। नमस्ते जैन साथियों, तो मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है रितेश का सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू हुआ है। किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं वो बताएंगे, और इनका सिलेक्शन सीएचएसएल के थ्रू भी हुआ है, तो उसके बारे में इन्होंने बताएंगे। इनकी पूरी एसएससी की जर्नी क्या रही वो इनसे कंप्लीट जानेंगे। कैसे इन्होंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए, चारों सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। मॉक की स्ट्रेटजी भी इनसे जानेंगे, और कुछ इनसे पर्सनल बातें भी जानेंगे जो आपके लिए कुछ फायदेमंद हो सकती हैं। तो रितेश, एक बार आप बताना कि आपकी स्कूलिंग, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? मेरा स्कूलिंग मैंने जीआईसी इंटर कॉलेज से की है, लखीमपुर से। मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन किया है मैथ से, मैथ वाईडी पीजी कॉलेज लखीमपुर खीरी से। ओके। तो ये तो आपकी मतलब स्कूलिंग, आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा? इंग्लिश मीडियम? सर मेरा पूरा यूपी बोर्ड रहा है, हिंदी मीडियम। तो आप जैसे काफी लोगों को डाउट आते हैं ना कि हिंदी मीडियम से हूँ, सीजीएल मेरे लिए नहीं है, इंग्लिश में नंबर नहीं आते, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो वो सारी चीजें ये बताएंगे एक एक करके। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी के बारे में। तो सबसे पहले आप एसएससी की तैयारी स्टार्ट कब की होता है, और कैसे आपको पता चला कि एसएससी एक रिक्रूटमेंट होती है जो आपको मल्टीपल पोस्टों पे सेलेक्ट करती है? कब आपको पता चला, कौन से ईयर की ये बात है? सर ग्रेजुएशन के बाद 2019 में मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा ये पता चला कि सीजीएल के थ्रू आप लेवल बी की पोस्ट पे, ग्रुप बी की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो मैंने 18 जुलाई 2019 को मैं लखीमपुर से लखनऊ मूव हुआ, और वहीं से मैंने तैयारी स्टार्ट की। 2019 में? जी सर। 2019 में आपका पहला अटेम्प्ट था? जी, 2019 जुलाई में मैंने स्टार्ट की, और मेरा पहला अटेम्प्ट मैंने 2020 में दिया था, जनवरी में सीपीओ का। जी। तो ये सीजीएल का जो 2024 अटेम्प्ट था, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। ये थर्ड अटेम्प्ट आपका था। तो लगभग आप 3 साल से ये एग्जाम देते आ रहे हैं सीजीएल का। तो कई बार आपके साथ क्या घटनाएं हुई वो थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे? जी सर, स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट किया तो मतलब पहली तो कमी यही थी कि मैं कभी भी जो सिलेबस होता था उसको कभी कंप्लीट नहीं करता था, और एग्जाम कभी कभी क्या होता था कि बहुत अचानक से जल्दी जल्दी एक के बाद एक हो जाते थे। ये मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा समय लगा। इसका मेन कारण यही है कि मैंने अपना एक बार भी सारे सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। थोड़ा थोड़ा करते गए, और उसी हिसाब से मतलब एग्जाम देते गए। तो मतलब आपके पास जो कमी आपको समझ में आई वो ये समझ में आई कि आपने एक रिसोर्सेस को या फिर आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तभी आपको इतना समथिंग टाइम लगा हुआ है। तो अभी आप किस पोस्ट पे हैं? अभी सर मुझे सीजीएल 2024 से पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है, और सीएचएसएल 24 से मुझे सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिला है। ओके। तो अभी मतलब इनका दोनों पे सिलेक्शन हुआ है, अब ये ज्वाइन कौन सी करेंगे ये देखते हैं उसके हिसाब से। तो अब सबसे पहला जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, तो आप अपनी मैथ्स की स्ट्रेटजी बताओगे कि आपने मैथ के लिए जो जब से आप तैयारी कर रहे हो किस किस को आपने फॉलो किया, कैसे रिसोर्सेस आपने यूज किए, वो सारी बातें आप बताओ। जी सर, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। कॉलेज टाइम से ही मैंने बीएससी किया है मैथ में, मैंने एमएससी भी की है। और मैथ जब मैं तैयारी की फील्ड में बात करूं तो सबसे पहले मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था, भूतेश सर हैं, उनसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासें की। उनका क्या होता था कि वो पीवाईक्यू क्लासेस करवाते थे, उनकी सीरीज चलती जिसमें उन्होंने जैसे जब से टीसीएस आया 2018 से और जैसे 2022 तक के या 23 तक के वो सारे सीरीज करवाते थे। उसमें वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते थे ज्योमेट्री के या अन्य टॉपिक के। तो मैंने बेसिक उन्हीं से मतलब स्टार्ट की है। अपना स्टार्टिंग फेज मैंने भूतेश सर से स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग आपने वहां से? फिर उसके बाद वहां से मुझे मतलब मैंने सारी चीजें की, बट ये था कि मैंने वहां से मुझे सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि एग्जाम में मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी चीजें कुछ अधूरी रह जाती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें मैं मतलब लैग कर रहा हूँ।
फिर मैंने सर आपकी प्लेलिस्ट देखी 60 डेज वाली, 60 डेज क्रेजी के ट्रिक पे। वो 70 थी। 70 डेज, सॉरी सर। तो 70 डेज वाली मैंने आपकी क्लास देखी, तो जब मैंने पहली क्लास देखी तो मैंने वो प्लेलिस्ट सेव कर ली, क्योंकि मुझे पहली क्लास में आपसे एक कनेक्टिविटी लगी, और हाँ लगा कि मेरी मतलब जिस वे से मैं पढ़ना चाहता हूँ, जैसे आप पढ़ाते हैं, जैसे आप अगर आपने परसेंटेज लिया तो परसेंटेज के 11 टाइप हैं, और उस टाइप में किस किस तरीके के, जैसे आप बाइफर्केट करते हैं कि जैसे एसपी सेम है तो ये फार्मूले हैं, सीपी सेम है तो हम ऐसे करेंगे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने मतलब मुझे लगा कि हाँ ये मतलब ये प्लेलिस्ट है, अगर ये प्लेलिस्ट मैं करूंगा तो इससे मुझे जरूर फायदा होगा। फिर मैंने उस प्लेलिस्ट को बहुत ही मतलब रिचुअल तरीके से किया, उसको एक मतलब पेज पे लिख के, और सारी चीजें एकदम अकॉर्डिंग जैसे आपने बताई हूबहू वैसे ही फॉलो किया। ओके तो ये मतलब आपने जो 70 डेज की उसको आपने मल्टीपल टाइम्स किया। मैंने, आप ही ने बोला था कि सर पीडीएफ उसकी निकलवा लीजिए, तो मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस पहले की, फिर उसको पीडीएफ 2 बार की। उसका पूरा नोट्स भी आपने प्रिंट करा रखा था? जी सर, पूरे मेरी ये आदत है कि सर मैं फोन पे पीडीएफ से सवाल नहीं लगा पाता था। अच्छा। तो इसीलिए मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया, और प्रिंट आउट एक बार किया मैंने, तो मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप फंस जाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को सर्कल कर लेता था, और फिर जब मैं दोबारा रिवीजन करता था मैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को करवाता था। जैसे सर आपकी 72 हैं टोटल वीडियोस, तो जब मैंने पहली बार की थी तो मैंने पूरी 72 की थी। फिर जब मेरा ये सिलेक्शन फोर्स 12 का एग्जाम था, तब मैंने फिर रिवीजन की, तो फिर उसमें से मैंने 72 में से लगभग 60 के करीब की थी। फिर जब मेरा CHSL और CGL के टाइम था, तो उसमें मेरी 25 वीडियोस ऐसी थी जो मैं मल्टीपल रिवीजन करता था। जैसे जो मतलब जो आपने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा है, जिसमें जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और जो थोड़े स्पेशल टॉपिक हैं, जैसे CI वाला, और जैसे जो SI में इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो तो सर मतलब वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो मुझे और कहीं पे समझ ही नहीं आया। जैसे चाल समय दूरी है, ये मैं मल्टीपल टाइम देखी है आपकी वीडियो, इसमें आपका कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका ये मतलब बहुत अच्छा लगा। ये 25 वीडियो इवन मैंने जब मेरा CGL का मतलब CGL का मेंस था, तब भी मैंने उसी को मल्टीपल रिवाइज किया है। तो इनकी भी एक कॉमन चीज, जितने भी टॉपर का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये जो सिलेक्शन लोगों का, सिलेक्टेड लोगों का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, रिवीजन की। एक ही चीज को बार बार करने की आदत, और यही आदत आपको ढालनी है, अपने में लानी है, कि आपको एक टीचर पे, मैं नहीं बोलता कि आप मेरे से पढ़ो, आप इवन किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी के भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हो, उससे आप उसके नोट्स है, उसकी चीजें हैं, आप मल्टीपल टाइम्स करो। अब आपको चीजों को बस जज करना चाहिए, किसका कंटेंट अच्छा है, कौन शॉर्ट टाइम में बढ़िया कंटेंट दे पा रहा है, और आप कितने टाइम में उसका मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर सकते हो। और शायद आप रिवाइज क्यों कर पाते थे मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत छोटा था। जी सर। ठीक, तो आप आगे बताएं मेंस के लिए फिर जो सर मेंस के लिए मैंने मतलब जो आपकी ये मैथ डोज आपने मेंस के जस्ट पहले जो आपने मेंस वो मैथ डोज की क्लासेस की थी, वो सबसे अच्छी थी, क्योंकि उनमें 15 से 20 मिनट की क्लासेस होती थी, 5 से 7 क्वेश्चन होते थे, लेकिन वो 5 से 7 क्वेश्चन आपका एकदम दिमाग खोल के रख देते थे, क्योंकि उसमें ये होता था कि आपके कॉन्सेप्ट और आपका, अगर वो ऐसे क्वेश्चन होते थे कि वो कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में जरूर टकराएंगे। तो उस मैथ डोज से मेरा बहुत फायदा हुआ। और आपने सर प्री के पहले आपने एक 20 डेज करके क्लास ली थी, तो वो प्लेलिस्ट थी, मैंने इवन आपकी जो ट्रायंगल की या फिर जो भी क्लासेस हैं, मैंने कोई नहीं छोड़ी। मतलब ये समझ लो, यूट्यूब पे मैंने आज तक जितना पढ़ाया हुआ है, कहीं भी पढ़ाया हुआ है, इस बंदे ने वो टोटल एक सिंगल वीडियो देखी। मैं उस प्री वाली प्लेलिस्ट को भूल गया था, लेकिन इसको याद थी क्योंकि इसने करी हुई थी। और मतलब मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में चीजें करी हुई थी। 20 वीडियो में मैंने कितने बोला था कि 40 नंबर समझिए, एक सीट से 2 क्वेश्चन आएंगे। और बिल्कुल मतलब है ऐसा, क्योंकि ऐसा एनालिसिस करके ही हम चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो मैथ में आपकी ये चीजें पूरी रही। जी सर। ठीक, आप बताओगे इंग्लिश के लिए अब। जी सर, इंग्लिश में टोटल आपके कितने मार्क्स रहे अभी इस बार? सर इंग्लिश में मेरे CGL में 135 में 123 थे, और CHSL मेंस में 112 थे आउट ऑफ 120। ओके जी। तो 120 में से 112, और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो इस बंदे ने कहीं ना कहीं तो बहुत मेहनत करी होगी।
तो इंग्लिश के लिए आप थोड़ा मतलब इन लोगों को बताना कैसे रिसोर्सेस आपने यूज किए। जैसे हिंदी मीडियम से जो लोग आते हैं तो उनको इंग्लिश में क्या होता है, बिल्कुल बहुत सा डर लगता है। और इंग्लिश में होता भी यही है कि अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए। सर, एडिटोरियल क्या होता है कि उसकी इतनी वोकैब हार्ड होती है कि जब हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक हफ्ता के बाद फिर मन ऊब जाता है, क्योंकि वो इतना टफ पड़ता है। तो मतलब सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश, मुझे बहुत डर लगता था तो मैंने ऑफलाइन क्लास की। लेकिन ये हुआ कि मैंने कोचिंग की 2 महीने की, फिर कोविड आ गया तो वो ऑफलाइन कोचिंग हो गई बंद। तो उसके बाद से फिर मैंने ऑनलाइन शिफ्ट किया। फिर मैंने जो रानी मैम हैं उनकी ग्रामर की 64 वीडियोस हैं, और उन्होंने A to Z ग्रामर सीरीज करके उन्होंने एक यूट्यूब पे फ्री सीरीज वो कराती हैं। तो मैंने वो सीरीज एकदम रिचुअल से की। जैसे मतलब जैसे आप बताते हैं कि अगर आप वीडियो करें कोई भी, तो अगर आप वीडियो को पॉज करके, जैसे अगर मैथ कर रहे हैं तो मैथ को सॉल्व करें अपने आप, अगर इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में उस क्वेश्चन का अपने आप आंसर खुद से सोचिए कि क्या होगा, फिर उनका सोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन जो भी हो देखिए। तो इस तरीके से मैंने जो ग्रामर है वो मैंने रानी मैम से की है। और अगर वोकैब की बात करें तो वोकैब मैम की A to Z सीरीज आती है, तो उससे मैंने वोकैब की थी और उनकी प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, और मैंने उन्हीं के प्रिंट आउट को ही मल्टीपल टाइम्स किया। जैसे क्या होता था कि मतलब जैसे सिलेक्शन फेज 12 का एग्जाम है, तो उसके एग्जाम के पहले मैं सारी चीजें रिवाइज करता था। मेरा ये मानना था कि अगर एग्जाम में 1 मंथ बचा है तो मैं अगर कोई चीज मेरा छूट रहा है या कोई बड़ा टॉपिक मेरा छूट रहा है, या मतलब मुझे कोई चीज एक मेरी कंप्लीट नहीं है, अगर 1 महीना बचा तो मैं उन चीजों को कंप्लीट ना करके मेरा फोकस ज्यादातर रिवीजन में रहता था। और रिवीजन ही बहुत जरूरी है जी, इसीलिए मैंने वो वोकैब की सीट थी, वो मैंने इतनी बार उसको लाल काले पेन से इतना लिखा है कि वो बिल्कुल एकदम खिचड़ी जैसी एकदम फैल गई। तो आपने जैसे कि रीडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया आपने? जी, रीडिंग के लिए सर मैंने कॉम्प्रिहेंशन से मुझे बहुत डर लगता था, तो मतलब मैं 12th क्लास से ही मैं ट्यूशन पढ़ाता था छोटे बच्चों को। तो मैं उनके में क्या होता है कि सर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं तो उनको अगर आप उनको स्टोरी समझाते हैं तो वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन करने की चीजें, आपकी एबिलिटी बढ़ती है, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसीलिए मैंने वहां से सीखा। और बाकी YT यूट्यूब चैनल है, YT योर इंग्लिश ट्यूटर, तो वहां से वो द हिंदू एडिटोरियल कराते हैं। वो अमन बहेल सर हैं, तो वो बहुत अच्छा द हिंदू कराते हैं। वो क्या करते हैं कि मतलब एक ही क्लास में पहले आपको वोकैब कराएंगे, फिर पूरा द हिंदू एक्सप्लेनेशन कराएंगे, फिर उसके इडियम फ्रेजेस, मतलब एक मतलब क्लास में। मतलब आपने रीडिंग के लिए उसको यूज किया, ठीक। तो ये चीज आप देख सकते हो। बाकी और क्या, इंग्लिश का हो गया ये आपने वोकैब के लिए बता दिया, ग्रामर के लिए और रीडिंग इंग्लिश में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। इंग्लिश में क्या होता है कि हमारे जो क्लोज टेस्ट हैं और कॉम्प्रिहेंशन हैं, ये क्या होता है कि मेंस में ज्यादा नंबर के आते हैं और ये बहुत वेटेज रखते हैं। तो इसके लिए मैंने रानी मैम की एक कॉम्प्रिहेंशन की मेंस का बैच जो उन्होंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया था 2023 के लिए, तो वो मैंने लगभग उसमें जो भी 45-46 वीडियो थी वो मैंने पूरी वीडियो की हैं। वो एक क्लास लगभग 1.5-2 घंटे की, उसमें वो मैम क्या करती थी कि 2 कॉम्प्रिहेंशन 2 क्लोज टेस्ट कराती थी। उस सीरीज ने मेरा बहुत ही हेल्प की है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप मॉक में 2 कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं मेंस के मॉक में और 2 क्लोज टेस्ट, तो फिर आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा पेपर है। और फिर जब आप क्लास में ही 2 कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैंने उनको जैसे स्क्रीन पे आता था तो मैं उसको पॉज करके पूरा क्लोज टेस्ट एक बार रीड करता था और ये देखता था कि इसकी थीम क्या जा रही है, मतलब ये पॉजिटिव वे में बोल रहा है, निगेटिव वे में बोल रहा है, और उसको मतलब एकदम आपने जो भी काम किया हुआ है वो बिल्कुल रिचुअल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया हुआ है, तब जाके ये चीजें बन पाई। नहीं तो हिंदी मीडियम से लेना, लोग बोलते हैं इंग्लिश करना बहुत मुश्किल होता है, तो करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एफर्ट लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप कर पाओगे। सारे लोग करते हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से था, मैंने भी SSC में सिलेक्शन लिया हुआ है, भाई भी अपना हिंदी मीडियम से है और इन्होंने भी सिलेक्शन लिया हुआ है। तो ये तो इंग्लिश की सारी बातें बता दी। अब आप रीजनिंग के लिए बताओ कि रीजनिंग के लिए आपने, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, लोग एक बार कर लेते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप थोड़ा मेंस के लिए बताओ कि आपने एक चीज जो आती है ना एनालिटिकल रीजनिंग, वो एनालिटिकल रीजनिंग आपने कैसे टैकल करी? सर मैं रीजनिंग के लिए इस चीज से मतलब ये चीज एम्फेसाइज करके बताना चाहूंगा कि जैसे क्या होता है कि इंग्लिश में प्री में 50 नंबर की आती, मेंस में 90 नंबर की आती है, उसको हम लोग बहुत
मतलब हल्के में ले लेते हैं। जैसे जब मेरी आपसे बात होती थी, मैं मॉक टेस्ट देता था, मेरे नंबर कम आते थे, तो मैं आप ही से पूछता था कि सर मेरे ये 3 क्वेश्चन रीजनिंग में सिली मिस्टेक हो गई। तो उस टाइम पे आपने बताया था कि अगर मेंस के मॉक देते हो तो आप एक डायरी बनाओ, हाँ। और जो भी आप मॉक देते हो उस मॉक पे लिखो कि हाँ मैंने मैथ में ये सिली मिस्टेक की है, रीजनिंग में ये सिली मिस्टेक की है। और जो सिली मिस्टेक हो उस टॉपिक को मन ना करे, भले वो बहुत इजी हो, लेकिन अगर आपने सिली मिस्टेक की है तो आपकी यही मतलब सजा है कि आप उसको जाके यूट्यूब से उसको करें। हाँ, तो ये सर मैंने किया है। अगर मेरा जो मतलब बहुत इजी से इजी टॉपिक मिरर इमेज, अगर उसके भी मेरे कभी क्वेश्चन गलत होते थे तो मैं 1 घंटे की उसकी भी मतलब भले 1.5 गुना स्पीड से देखता जरूर था। मतलब रिचुअल से हाँ। जो भी गलतियां हुई है उसकी सजा आपने काटी है सर। बिल्कुल ठीक है। तो रीजनिंग में कर लिया, और एनालिटिकल रीजनिंग का एनालिटिक रीजनिंग सर मैंने मल्टीपल टीचरों से की है, क्योंकि वो सर मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती थी। तो अभी जो जैसे कि आप मान लो आपने एक एक्चुअल एग्जाम दिया, हाँ। इसमें एनालिटिकल, मैं पर्टिकुलर एनालिटिकल की बात कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट को एनालिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त पे मेरे पास, क्योंकि मैंने मेंस की जो सीरीज चलाई हुई थी ना, मेरे पास ढेरों मैसेज आते थे उसको लेकर के। तो वही चीजें मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं कि अगर कल को हो पाए तो मैं किसी पर्टिकुलर टीचर को ये चीज बोल पाऊं कि एनालिटिकल को आप आसान करके बना पाओ। तो एनालिटिकल रीजनिंग के आपके एक्चुअल एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही हुए जितने भी आए, और मॉक में आपके कितने सही होते थे? सर मॉक में ये होता था कि मॉक में तो मेरे पहले हमेशा अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत होते थे तो उसमें से 1 या 2 एनालिटिक रीजनिंग के जरूर होते थे। तो सबसे पहले तो मैंने जो इवन कोचिंग सेंटर के कमल सर हैं, उनसे मैंने उनकी लगभग 4 घंटे की वीडियो है वो मैंने मतलब देखी। फिर सर मतलब आपने एक जो पीडीएफ दी थी मैंने उसको भी 2-3 बार लगाया। उसमें ये था कि उस पीडीएफ में था कि जितने रेलवे के भी क्वेश्चन आए हैं तो रेलवे के भी क्वेश्चन थे, तो उससे ये है कि सोचने का दायरा बढ़ता है। और सर अगर एक्चुअल एग्जाम की बात करें तो एक्चुअल एग्जाम में मेरे सीएचएसएल में 1 ही क्वेश्चन गलत था पूरी रीजनिंग में। पूरी रीजनिंग में वो एनालिटिकल का था? वो सर एनालिटिकल रीजनिंग का था, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि मतलब अगर अध्यापक एक बच्चे को फोन लाते हुए पकड़ता है तो वो उसकी क्या कार्यवाही होंगी, और 2 कार्यवाही थी मैंने। अच्छा, ये हाँ कोर्स ऑफ एक्शन का हाँ था। कोर्स ऑफ एक्शन था। और ये सीजीएल में जो आपने दिया रीजनिंग में, इसमें एनालिटिकल आपकी सही हुई कैसा? सर इसमें मेरी सही हुई, क्योंकि इसमें मतलब ये एक मुझे लगता है एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हर एक स्टूडेंट को दिक्कत आती है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने जब बात करी हुई थी इसके पहले वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, उन्होंने बोला मतलब कई बार मॉक में तो पहचान नहीं आती है कि एनालिटिकल गलत होगी या सही होगी। शायद आपके सोचने का जो तरीका होता है, एग्जामिनर के सोचने का तरीका जो होता है, पेपर सेटर का जो तरीका होता है, ये सब अलग अलग होता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग से आपको सबसे पहले परेशान नहीं होना है, उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपकी दिमाग की सोच पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच पा रहे हो, कैसा आप अप्लाई कर पा रहे हो। इतना टेंशन नहीं लेना, आप प्रैक्टिस करोगे तो होपफुली वो सही हो ही जाएगा। तो ये चीज हो गई रीजनिंग के बारे में। अब मेन फैक्टर आता है जीके को लेकर, जीके और जीएस को लेकर के। तो एक बार, क्योंकि एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आज सिलेक्शन में, अगर जीएस आपकी सही हो रही है, 4 क्वेश्चन आपके तुक्के के सही हो गए तो आप पहुंच गए बहुत टॉप की पोस्ट पे। अगर वही 4 तुक्के आपके गलत हो गए तो आपको बिल्कुल नीचे की पोस्ट या क्या पता वो भी नहीं मिल पा रही है। तो एक बार आप जीके के बारे में बताना, अपनी स्ट्रेटजी जीके की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना। जी सर, जीके की बात करें तो जीके मतलब एकदम बुरा सपना जैसा था मेरे लिए। मैं मतलब जीके की वजह से मेरा बहुत बार सिलेक्शन रुका है सर। एमटीएस में जैसे होता था, तो जब पहले एमटीएस में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में मेरे अगर तीनों में मिला के 75 में 63 नंबर होते थे, तो जीके में मेरे इकाई में अंक रहते थे 7 से 8। जीके से मैं बहुत परेशान था। तब मैं करता क्या था कि तब सर मेंस में भी मैथ और इंग्लिश ही आती थी, तो मैं बिल्कुल जीके को टाइम भी नहीं देता था। जब से 2022 में मेंस में ऐड हुई, तब से मैंने सोचा कि इसको सीरियसली पढ़ा जाए। फिर मैंने ल्यूसेंट की, लेकिन सर ल्यूसेंट से समझ में इतना आता नहीं है। फिर अभी 2024 के एग्जाम के लिए मैंने परमार सर का मतलब कोर्स लिया था, और परमार सर के मैंने सारे टॉपिक के एक टॉपिक के नोट्स बनाए हैं, और उनका तरीका भी एकदम वैसा है कि वो पहले अपनी थ्योरी कराते हैं। तो फिर वो आपने सारे नोट्स बनाए हुए हैं? यस सर, वो मैंने मतलब सारे नोट्स बनाए हैं और बहुत ही अच्छे से बनाए हैं। अच्छा। सारे मतलब उनके एक बैच के, इकोनॉमिक्स के, बायोलॉजी के। अभी आपका जीएस में कितना मार्क्स था टोटल? सर अब के इस बार मेरा 37। हाँ, सीजीएल में सर 37 है। ओके, 37 और सीसीएस से तुमने?
CHSL में? CHSL में सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे 17 क्वेश्चन मैंने किए थे, उसमें से शायद 2 गलत थे, 15 सही थे। ओके, हाँ। मतलब एक ठीक ठाक स्कोर है 43। एक जो इन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम पे चीजें करी हुई हैं। तो एक लास्ट सब्जेक्ट बचता है जो क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर। कंप्यूटर की आपने कहाँ से तैयारी करी हुई है, उसमें आपके कितने मार्क्स हैं पहले तो? हाँ सर, कंप्यूटर में मेरे 27 मार्क्स हैं। ओके। और कंप्यूटर मैंने परमार सर में अमन सर हैं, उनका बैच लिया था और उनसे मैंने की है कंप्यूटर। और इससे पहले मैंने सर के बैच से पहले मैंने जो राधिका मैम हैं आरबी सर के चैनल पे, तो उनसे भी मैंने की थी 2022 के लिए। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसमें फेल हैं तो फिर आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इसको मतलब एकदम सही से सीरियस लेके इसके नोट्स बनाए और सर का कोर्स किया। सर 18-19 वीडियो थी, बहुत ही इजीली करके और रिवाइज भी की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने सब्जेक्ट को लेकर के बता दी कि आपने ऐसे ऐसे प्रिपेयर किया। आपकी अगर किसी स्ट्रेटजी में, अगर आप इनकी कुछ स्ट्रेटजी का यूज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। कुछ आप पता है, हर टॉपर से आप, हर सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप कुछ रेफरेंस निकाला करो, कुछ चीजें निकाला करो कि आपकी वो कैसे मदद कर पाएंगी वो चीजें, फिर आप उनको लेकर के आप अपने पे अप्लाई करो और मल्टीपल टाइम्स वो चीजें करो, यानी कि मैक्सिमम टाइम आप उस चीजों का रिवीजन करो। एक मॉक के बारे में बताओ कि आपने प्री से लेकर के, सबसे पहले प्री के आपने कितने मॉक्स दिए और फिर मेंस के लिए आपने कितने मॉक दिए? सर देखिए क्या होता है कि अगर कोई मतलब जैसे कोई सिलेक्टेड लड़का बोल देता है कि मैंने 100 मार्क्स दिए, 200 मार्क्स दिए, तो लोग क्या होता है कि वो संख्या देखने लगते हैं। अगर मैं सच बात बताऊं सर, तो मेरा जैसे अगर मेरे 3 दिन कभी ऐसे नहीं गए हैं प्री के पेपर के पहले कि मैंने मॉक ना दिया हो। प्रीवियस ईयर 2018 से लगा के 2023 तक सारे मैंने लगाए हैं, वो भी 2 बार। 2 बार? एक बार अपनी आईडी से, एक बार अपने फ्रेंड की आईडी से। ठीक है। और मतलब मॉक मेरा ये था कि मतलब मॉक मतलब आप जो मॉक अटेम्प्ट करते थे वो PYQ ही अटेम्प्ट करते थे? PYQ, मोस्टली PYQ, बाकी फुल टेस्ट भी देता था। अच्छा, तो ये और मेंस के मॉक, एक बार आप मॉक को अटेम्प्ट करने के आप तरीके बताना। जैसे कि होता क्या, जैसे मेरा मानना है, पहले मैं अपना व्यू पॉइंट रखता हूँ, फिर मैं आपसे लेता हूँ, जिससे कि क्या हो, सामने वाले को आइडिया लग पाए कि हाँ कौन सी अप्रोच बेटर है जी। आप मॉक किस सेक्शन से स्टार्टिंग करते थे, प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों आप बताना, कैसे आप स्टार्टिंग करते थे? जी सर, मैं इसको मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। क्या है कि मैंने मॉक की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत मतलब फेल होके एग्जाम में सीखी है। पहले मैं क्या करता था, सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में अगर मैं प्री का भी देता था तो मैथ मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी और मैं मैथ ही से उठा लेता था। तो क्या होता था कि कभी कभी अगर जैसे 2018 के प्रीवियस ईयर में मैथ इजी आ गई तो बाकी का पेपर आप बहुत अच्छे से दे लेते थे। और मेरे साथ हुआ ये, मैंने स्ट्रेटजी कब सोची कि मेरी गलत है, सर 2019 के CHSL में मेरा वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट में था और उसकी मैथ ही टफ थी और मैंने 40 मिनट सिर्फ मैथ में दिए और फिर मैंने बाकी सब्जेक्ट फिर मेरे इंग्लिश के अनसीन रहेगा और वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जब मैंने चेंज की, मैंने आपका मतलब जब आपसे जुड़ा, मैंने आपके चैनल देखे, आपने स्ट्रेटजी बताई, तो मैंने प्री के लिए मैं क्या करता था कि सबसे पहले क्या होता कि जीके से शुरुआत करता हूं, क्योंकि वो क्या होता है कि इजी होता है। जीके से अगर मतलब जीके से कर लीजिए या रीजनिंग से, अगर मैंने जीके की फिर मैं इंग्लिश करता था, फिर मैं रीजनिंग करता था और मैथ को मैं इंड में रखता था। लेकिन ये क्या होता कि प्रैक्टिस से टाइम कम होता है और हाँ, अगर आप मतलब ज्यादा मॉक देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते, तो मतलब मैथ के लिए आपके पास 25 मिनट आराम से बच जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी एक बात के लिए रोकूंगा, क्योंकि जैसे मेरा मानना है और मैं जो स्टूडेंट को बताता हूँ कि जैसे मॉक मान लो आपने प्री में तो जीके से उठा लिया, इंग्लिश से उठा लिया, लेकिन मेंस में ऐसा ऑप्शन नहीं होता अपने पास। नहीं होता। मेंस में होता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपकी आती है मैथ और रीजनिंग। तो उसमें से अगर आपको ये चीज लेके चलना हो प्री टू मेंस, क्योंकि अपन प्री दे रहे हैं तो सिर्फ प्री पास होने के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं, हमें तो मेंस भी देना है। तो क्या मैं जो बताता हूं वो ये बताता हूं कि आप मैथ या रीजनिंग में से किसी एक से उठाओ, उसमें से ज्यादा चांसेस आप रीजनिंग से उठाओ, जिससे क्या होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन मैक्सिमम तो आसान होते हैं, आप बना लोगे। तो रीजनिंग से अगर उठाएगा इंसान, रीजनिंग से उठाया जाएगा तो कई बार चांसेस ज्यादा होंगे, उसके नंबर ज्यादा आएंगे जी। और मैथ के अटेम्प्ट उसके ज्यादा हो पाएंगे। तो क्या आपका मानना मेंस में आप कैसे करते थे? सर मैं अगर 2023 की बात करूं तो मैंने मैथ ही से मैंने एग्जाम स्टार्ट किया था। और क्या हुआ था कि उसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन जो थे टफ थे और वो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसी में मेरे वो 3 टफ क्वेश्चन आ गए थे और उन 3 टफ क्वेश्चनों ने इतना दिमाग खराब कर लिया था
कि आखिरी में रीजनिंग के लिए मुझे सिर्फ 20 मिनट बचे थे, और मैंने क्या किया था कि फिर मैं उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं कर पाया था और मेरे मैथ से ज्यादा रीजनिंग में गलत हो गए थे, तो इसीलिए मतलब वो मेरा मेंस नहीं निकला था। लेकिन सर मेरा इस बार आपने इसमें चेंज किया था? सर इस बार मैंने मतलब 1-2 बार चेंज किया, लेकिन फिर जब मतलब आपसे बात हुई तो मतलब अगर आपने मतलब कहा कि अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप स्किप करना जानते हो, हाँ ये बात मैंने बोली। जी। और सर मैं इस बात को फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप स्किप नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन तो आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सर बिल्कुल राइट। एग्जाम के पहले मुझे ये कॉन्फिडेंस था, मुझे ये डर लगता था कि अगर मैथ टफ आ गई तो क्या होगी इस पे। मैं हाँ मतलब मैंने सर आपसे बहुत बार बात भी की, लेकिन ये था कि मैंने इतने ज्यादा मॉक प्रैक्टिस कर लिए थे कि अब मुझे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हाँ अगर टफ भी आ गई तो भी मैं स्किप कर लूंगा। और सर एक्चुअल एग्जाम की बात करें तो यही हुआ कि मैंने मतलब 26 अटेम्प्ट किए और मेरे 26 के 26 गलत सही थे, और बाकी फिर रीजनिंग पे की, और रीजनिंग की फिर जब टाइम बचता है तो मैं फिर से एक बार तो मैं मतलब आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि जो ये मॉक की है, अभी तो आप प्री की स्टार्टिंग होगी, आप प्री से दोगे, तो कोशिश ये करो प्रीलिम्स से ही, प्रीलिम्स के मॉक से, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू से आप ये कोशिश करो कि आप मैथ या रीजनिंग, और मैक्सिमम कोशिश करो आप रीजनिंग से स्टार्ट करने की। अगर मैथ आपको बहुत अच्छी आती है, आपको लगता है, तो आप मैथ से स्टार्टिंग करो, लेकिन जीके और इंग्लिश से स्टार्टिंग मत करना, क्योंकि फिर जब मेंस में आप आओगे ना तब फिर आपको ये चीजें दिक्कत देंगी, तब आपको ये दिक्कत फेस करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश यही करो कि आप रीजनिंग में लेके आओ। शुरुआत के 5-10 मॉक में आपके नंबर कमा सकते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। तो पूरी आपने अपनी स्ट्रेटजी बता दी, अभी इसमें कुछ ऐड ऑन तो आपको नहीं करना है, कुछ अगर बताना हो अपनी स्टडी में और कुछ आपने फॉलो किया हो तो भी बोल सकते हो। सर मुझे ये लगता है कि अगर मैं मॉक की बात करूं तो जैसे क्या होता है कि मॉक बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप कितने मॉक देते थे, मेंस के कितने देते थे, प्री के कितने देते, तो मैं यही कहूंगा कि मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका एनालिसिस करना। राइट सर मैंने आपको सर फोटोज भेजे थे, जो मैंने एक डायरी बनाई थी, आपने कहा था, सजेस्ट किया था कि एक डायरी बनाओ। उस डायरी पे मैंने जो भी 70-80 मॉक दिए हैं ऑनली बोर्ड के, तो सर सारे खत्म हो गए थे, और टेक्स्ट बुक के जो भी फुल टेस्ट होते हैं वो भी, पीवाईक्यू तो पहले ही खत्म हो चुके थे। तो सर मैं क्या करता था कि अगर मैं एक मॉक देता था, तो अगर मैंने 2 घंटे 15 मिनट मॉक दिया है तो मैं करीब करीब मतलब 1.5 से 2 घंटे उसका एनालिसिस जरूर करता था। और ये चीज होती कि मतलब सही क्वेश्चन हुआ है तो उसमें टाइम कितना लगा, वो भी चीजें मैं लिख लेता था कि हाँ आज सिंप्लीफिकेशन में मुझे ज्यादा टाइम लगा, आज अपोलिनियस थ्योरम मैं नहीं डिटेक्ट कर पाया कि इसमें ये लगेगी। मतलब वही जो बोलते थे एक मॉक कॉपी बनाना, वो आप मॉक कॉपी रेडी करते थे बिल्कुल प्रिपेयर तरीके से। तो मॉक की स्ट्रेटजी कि आपको मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना। उसके लिए आप एक कॉपी बनाओगे, उस कॉपी में अपनी छोटी से छोटी गलतियां भी लिखोगे, नोट डाउन करोगे, बाद में उसको एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी आपकी हो गई। तो अब जानेंगे कुछ आपके बारे में, आपका पर्सनल कोई ऐसा मतलब आपकी महिला मित्र वगैरह इस तैयारी के ड्यूरेशन पे रही है, मतलब बिल्कुल खुल के बताना है, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर रिलेशनशिप में रहेंगे तो हमारी पढ़ाई बाधित होगी या पढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपने, अगर ऐसा आपको कोई रिलेशनशिप में आप रह के पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी आप बता सकते हो अगर आप चाहें तो, ठीक है। बाकी आप जो भी है आप बताएं। सर ऐसा है कि मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अगर आपके जैसे दोस्त हैं और अगर वो आपको मोटिवेट करती हैं, क्या होता है सर कि हम लोग ह्यूमन नेचर के हैं, तो हम लोगों को पूरा दिन जैसे अगर आप वर्किंग करते हैं, जैसे फिजिकल वर्क होता है वैसे आपका मेंटली वर्क होता है। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं या 8 से 9 घंटे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब सुकून के लिए या कहें किसी भी दोस्त, मैं महिला मित्र की नहीं किसी भी दोस्त की बात कर रहा हूं, अगर आपका कोई एक अच्छा मतलब दोस्त है, मेल फ्रेंड है, तो भी आपको कोई महिला मित्र की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका एक जीवन में बैलेंस जरूरी है। हाँ। और एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप अगर 2-4 मिनट बात कर लें तो आप एक थोड़ा रिफ्रेश फील करें, ठीक। तो ऐसा मतलब आपका कुछ लगा नहीं कि आप रिलेशनशिप में हैं, तो भाई मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही इन्होंने पढ़ाई करी हुई है और जरूरी भी है, मतलब जरूरी यही है। अगर आप बैलेंस ना कर पाओ, जैसे मैंने लोकेंद्र का इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया वो भी चीजें बताई, तो मतलब एक जरूरी होता है आपको बैलेंस बनाना जीवन में। अगर आप बैलेंस बना के चीजें कर पा रहे हो और सामने वाला उस बात को समझ पा रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप पहले पढ़ाई कर लो, बाद में सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है जी सर। तो और भी आप कुछ बोलना चाहेंगे एक लास्ट टाइम, मतलब कि
इन स्टूडेंट को, इन एस्पिरेंट को जो 2025 देने जा रहे हैं, लगभग सारे एग्जाम देंगे, सीजीएल का, सीटीएसएल का, सीपीओ का, तो इनको आप एक लाइन में ऐसा क्या बोलना चाहेंगे कि जिससे ये थोड़ा मोटिवेट भी रहें और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए, कल को आपके 2025 में सिलेक्शन लेके यहाँ पे ये भी बैठे हो मेरे साथ? सर मैं यही कहना चाहूंगा, क्रिप्स में अगर बात करें, सिर्फ 3 चीजें, अगर कोई भी बंदा जेन्युइन लड़का है, मेहनत करता है, 3 चीजें हैं, अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पहली चीज है कि आपका सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, मतलब जो नोटिफिकेशन में एसएससी की नोटिफिकेशन में जो जो टॉपिक लिखे हैं या जो टॉपिक सर बताते हैं, चुनिंदा टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपको आने चाहिए, आप कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है कि मतलब आप उनकी रिवीजन कितना करते हैं, बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, और फिर आपका लास्ट में मॉक तो आता ही है। ठीक, तो ये 3 चीजें हो गई, इन्होंने 3 चीजें बता दी। तो अगेन रितेश का मेनी कांग्रेचुलेशंस मेरे से जुड़ने के लिए, और जो इन्होंने बातें बोली हैं इनको आप देखें और इनसे आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। तो भाई इस इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।